Hello friends, my name is Muktadhi and in today's video lecture, we are going to cover horizontal distribution of temperature. It is a topic under climatology and a very significant one for NetJRF perspective. So let's begin with, this is a brief introduction of mine. Those who wanted to know about my education qualification, they can have a look. So let's start with our horizontal distribution of temperature. As we all know that the lower latitudes, which means the tropics, the lower latitude experience high temperature. Why? Because this area receives maximum amount of insolation, whereas the high latitude receives lesser amount of insolation. और we have seen in the previous lecture also कि यहाँ पे जो sun rays का जो angle है that is also oblique, so that's why this area receives lesser amount of insolation and the temperature is also low here. So low latitudes have high temperature whereas the high latitude experience low temperature. अब जैसा कि हमें पता है कि इक्वेटर जो है दैट रिसीव्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंसुलेशन लाइक 12 आवर्स अ डे, यहाँ पर आपको पूरे साल आपको मतलब कि इंसुलेशन रिसीव होता है, बट स्टिल द हाईएस्ट टेम्परेचर नेवर रिकॉर्डेड एट इक्वेटर, वो कभी भी आपको इक्वेटर पे नहीं मिलता, इंस्टेड इट इज फाउंड एट द ट्रॉपिक्स. अब ऐसा क्यों होता है कि इक्वेटर पे मैक्सिमम या फिर इक्वेटर पे हाईएस्ट टेम्परेचर ना होकर के हाईएस्ट टेम्परेचर आपको ट्रॉपिक्स पे मिलता है? उसके कुछ रीजंस हैं. क्या? पहला तो ये कि ये जो 6 डिग्री नॉर्थ से 6 डिग्री साउथ की जो ये लैटिट्यूड्स हैं, यहाँ पर सन की रेज वर्टिकल होती हैं फॉर ओनली 30 डेज. 30 डेज के लिए यहाँ पे सन की रेज वर्टिकल होती हैं, वेयर एज सन रेज आर नियर वर्टिकल बिटवीन 17.5 to 23.5 इन बोथ द हेमिस्फीयर. ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये 23.5 इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 17.5 ये वाला जो रीजन है, और सेम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में इस रीजन के अंदर, दोनों ही हेमिस्फीयर के अंदर जो सन की रेज है दैट इज नियर वर्टिकल फॉर 86 डेज इन अ ईयर, व्हिच मींस दिस एरिया रिसीव्स मोर इंसुलेशन. सेकंड थिंग इज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट. आपने प्रेशर बेल्ट्स में पढ़ा होगा कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो रीजन है यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में, यहाँ पे आपको सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट मिलती है. तो हाई प्रेशर बेल्ट है, सो विच मीन्स दिस रीजन हैज अ क्लियर स्काई. तो क्लियर स्काई होता है मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको क्लाउड कवर नहीं मिलेगा, क्योंकि एज सच यहाँ पर इवेपोरेशन और कन्वेक्शन एक्टिविटी उतना ज्यादा नहीं होती है, तो इस वजह से यहाँ पे क्लियर स्काई होगा एंड इट अलाउज द मोर इनफ्लो ऑफ सोलर रेडिएशन एंड हीटिंग द ग्राउंड सरफेस. उसके अलावा जो इक्वेटोरियल रीजन है, यहाँ पे जो मोस्टली एनर्जी होती है वो आपकी मतलब जैसे, क्योंकि सनरेज बहुत ज्यादा है, इंसुलेशन ज्यादा है, तो इस वजह से जो वाटर है वो इवेपोरेट होगा, कन्वेक्शन करंट्स बनेंगे, तो उस वजह से लेटेंट हीट के अंदर काफी एनर्जी चली जाती है, वेस्ट हो जाती है. जबकि जो ट्रॉपिकल रीजन है, ये वाला जो रीजन है ट्रॉपिकल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न है, जहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होती है उसके आसपास, तो वहां पर इवेपोरेशन के अंदर लीस्ट एनर्जी, ट्रॉपिक्स के पास में इवेपोरेशन में लीस्ट एनर्जी जाती है और लिटिल जो हीट एनर्जी है वो स्पेंड होती है एज अ लेटेंट हीट. तो इस वजह से भी इस रीजन के अंदर ज्यादा मतलब हाईएस्ट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर मिलता है, हाईएस्ट टेम्परेचर मिलता है. अब देखो जो चेंज है टेम्परेचर का दैट इज पोल वर्ड्स इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट. ये इसमें हम देखते हैं, यहाँ से इक्वेटर से जब आप पोल की तरफ जाते हैं तो जो टेम्परेचर में शिफ्ट होता है, जो टेम्परेचर में चेंज होता है, उसे टेम्परेचर ग्रेडियंट कहा जाता है. ये जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है विच इज इनसिग्निफिकेंट इन ट्रॉपिक्स, ये जो ट्रॉपिकल रीजन है यहाँ पे तो टेम्परेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, बट जब आप ट्रॉपिक्स से पोलर रीजन में जाओगे तो टेम्परेचर में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट, एक बहुत डिफरेंस आएगा. तो इस वजह से टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है वो ट्रॉपिक से लेकर के पोल्स की तरफ जब आप जाते हो तो काफी स्टीप होता है, जबकि it is insignificant in the tropical region. That is all written here. That temperature gradient is insignificant between tropics, but from tropics to polewards it becomes steep. Clear है? अब आते हैं आइसोथर्म्स. आइसोथर्म्स क्या होती हैं? Isotherms are the imaginary lines which is drawn on a map joining the places of equal temperature reduced to sea level.
ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि मैप पे ड्रॉ की जाती हैं। अब ये मैप मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लगाया। ये इंडिया का टेम्परेचर मैप है जुलाई का। ये देखो, दिस इज अ 30 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म। अब 30 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म, इसका मतलब है कि ये जो इस पूरे रीजन में जहां से ये लाइन गुजर रही है वहां पर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो जहां जहां पे 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उस सबको हमने कनेक्ट करके ये एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो दिस इज द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन अ मैप विद जॉइनिंग द प्लेसेस ऑफ इक्वल टेम्परेचर। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आइसोथर्मिक मैप्स होते हैं दे डज नॉट रिप्रेजेंट द रियल टेम्परेचर। ये रियल टेम्परेचर रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो ये कौन सा टेम्परेचर बताते हैं? ये उस प्लेस का जहां पे भी मतलब कि आइसोथर्म्स हैं, ये उस प्लेस का सी लेवल पे टेम्परेचर क्या है उसे डिपिक्ट करते हैं। सो दैट्स व्हाई आइसोथर्मिक मैप्स जो होते हैं दे आर नॉट यूजफुल फॉर फार्मर्स, क्योंकि फार्मर्स को तो रियल टेम्परेचर चाहिए टू ग्रो क्रॉप्स एंड ऑल, है ना। तो उस वजह से आइसोथर्मिक मैप्स जो होते हैं दे आर नॉट यूजफुल फॉर द फार्मर्स। व्हाई? बिकॉज इट डज नॉट रिप्रेजेंट द रियल टेम्परेचर। इस टाइप के जो मैप्स होते हैं इन्हें आइसोप्लेक्स मैप्स भी कहा जाता है। नॉर्मली आइसोथर्म्स जो होती हैं दे रन ईस्ट टू वेस्ट और जनरली पैरेलल टू लैटिट्यूड, और लैटिट्यूड्स जो है उसका स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होता है ऑन द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। अब सबसे पहले हम समझते हैं आइसोथर्म्स को, बाद में थ्योरी पढ़ लेंगे। ये आइसोथर्मिक मैप है। अब यहाँ पे देखते हैं जनवरी के आइसोथर्म्स को। देखो, आइसोथर्म्स को समझने से पहले इस मैप में एक बेसिक सी चीज है, land and water. When land and water exposed to the same amount of solar radiation, then which one become warm and cold more quickly? कौन सी अगर लैंड और वाटर पे अगर सेम अमाउंट ऑफ इंसुलेशन दिया जाता है तो विच वन बिकम्स मोर वार्म क्विकली? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि जो लैंड सरफेस है वो ज्यादा जल्दी गर्म हो जाती है और ज्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है। क्यों हो जाती है? कई कारण है उसके। एक तो जो लैंड होती है वो ओपैक होती है, ओपैक होती है, सो विच मीन्स कि यहाँ पर जो सन रेज है वो पेनिट्रेट बहुत ज्यादा नहीं कर पाती हैं। अप टू 1 मीटर तक ही सन रेज का पेनिट्रेशन हो पाता है। जबकि जो वाटर है दैट इज ट्रांसपेरेंट, तो विच मीन्स कि सन रेज पेनिट्रेट टू द डीपर लेयर, 20-25 मीटर्स तक, डीपर सरफेस तक वो आपका जो सन रेज है वो पेनिट्रेट कर पाती हैं। तो इस वजह से पानी को या जो वाटर बॉडी है उसे ठंडा होने, उसे गर्म होने में टाइम लगता है कंपेयर टू लैंड। उसके अलावा भी रीजन है, जैसे कि स्पेसिफिक हीट हो गई, स्पेसिफिक हीट हो गई। स्पेसिफिक हीट भी वाटर की ज्यादा होती है, वाटर की रिलेटिव डेंसिटी भी कम होती है कंपेयर टू द लैंड सरफेस। एक और बड़ा कारण होता है एल्बीडो। एल्बीडो इज व्हाट? दैट इज द रिफ्लेक्शन विदाउट एब्जॉर्प्शन, है ना। सनरेज रिफ्लेक्ट हो जाती है बिना एब्जॉर्ब हुए। तो एल्बीडो जो है वो ओशियानिक सरफेस की काफी ज्यादा होती है कंपेयर टू लैंड सरफेस। तो और इसके अलावा और भी कुछ रीजंस होते हैं। तो इस वजह से लैंड जो है वो ज्यादा जल्दी गर्म होती है, ज्यादा जल्दी ठंडी होती है कंपेयर टू वाटर। ठीक है। तो इस वजह से अब यहाँ पे देखते हैं, अब हम देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेचर का जनवरी मंथ के लिए। ये जनवरी के आइसोथर्म है। जनवरी में जैसे सपोज अब हम अगर एक आइसोथर्म की बात करें, ये 0 डिग्री, हम ये डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिखा हुआ है, ठीक है। ये 0 डिग्री सेल्सियस वाली अगर हम आइसोथर्म को देखते हैं तो आइसोथर्म्स जो है वो देखो कॉन्टिनेंट पे, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे इट इज रनिंग लाइक दिस। फिर उसके बाद में जैसे ही ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में से ये जो आइसोथर्म पास होती हैं तो ये सडनली पोलवर्ड बेंट हो रही है। दिख रही है आपको पोलवर्ड बेंट होती हुई? क्यों पोलवर्ड बेंट हो रही है? क्योंकि पहली बात तो जो अभी हमने देखा कि लैंड जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा ठंडी होती है देन वार्म ओशियन से। तो अब जो ओशियन है वो कंपैरेटिवली वार्मर है देन द लैंड सरफेस। इस वजह से 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अचीव करने के लिए इसको थोड़ा पोल की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा इसको और ज्यादा हायर लैटिट्यूड पे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलेगा, जो कि कंपैरेटिवली यहाँ पर तो नीचे ही मिल गया था टू कॉन्टिनेंट पे। तो एक और कारण है कि ये वाला जो रीजन है, जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, जिस लैटिट्यूड की हम बात कर रहे हैं, वहां पर ओशियानिक करंट, वार्म ओशियानिक करंट होता है, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम हो गया और आपका ये जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हो गई, ये वार्म ओशियानिक करंट है।
तो इसकी वजह से भी यहाँ पर जो मतलब कि जो आइसोथर्म्स है उसको पोलवर्ड बेंट होना पड़ता है। और फिर उसके बाद में जैसे ही ये अब यहाँ पे देखो यूरोप के अंदर ये यहाँ पे जैसे ही कॉन्टिनेंट पे आएंगी, सो इट हैज टू बेंड अगेन टू द इक्वेटर वर्ड्स, क्योंकि यहाँ पे तो टेम्परेचर वापस कम है, तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो उसको इक्वेटर की तरफ थोड़ा सा इसको बेंड होना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं, अगर हम ये जैसे -5 डिग्री वाली जो ये -5 डिग्री सेल्सियस की जो ये आइसोथर्म है, -5 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म भी यहाँ पे पोलवर्ड बेंट हो रही है, एंड देन फिर उसके बाद में एकदम से स्टीप इसका ग्रेडियंट चेंज है व्हेन इट कम्स टू जो आपका यूरोप वाला रीजन है जो कॉन्टिनेंट पे आती है। तो ये कब की मतलब जनवरी में ये कौन सी आइसोथर्म्स हैं, जब when the isotherms are passing to the warm portion of the ocean, if the isotherms are passing to the colder portion of the ocean, यहाँ पे देखो ये 10 डिग्री सेल्सियस वाली जो आइसोथर्म है that is passing through the colder portion of the ocean, so it is bending towards the equator. colder portion क्यों, हमें पता है यहाँ पर कौन सा ओशियानिक करंट होता है, यहाँ पे कैनरीज ओशियानिक करंट जो कि कोल्ड करंट है, तो इस वजह से ये इक्वेटर वर्ड बेंड होती है, ठीक है ना। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर जनवरी में जो आइसोथर्म्स हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, अगर वो कोल्डर पोर्शन जो है ओशन का वहां से पास हो रही है तो वो इक्वेटर वर्ड बेंड करेंगी, अगर वार्म पोर्शन से पास हो रही है तो वो क्या करेंगी, वो आपका पोल वर्ड्स बेंड होंगी। क्लियर है यहाँ तक? आई होप इट इज क्लियर। एक बार जुलाई का भी देख लेते हैं। देखो जुलाई, जुलाई में ये जुलाई का हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है। जुलाई में यहाँ पर देखो ये जैसे आइसोथर्म है, ठीक है ना, दिस आइसोथर्म जब ये ओशियन सरफेस से मतलब के पास हो रही है, देन इट इज बेंडिंग इक्वेटर वर्ड्स, यहाँ पे ऑपोजिट है, ठीक है ना, इक्वेटर वर्ड बेंड कर रही है, एंड व्हेन इट इज पासिंग ओवर द कॉन्टिनेंट्स तो ये वापस आगे पोल वर्ड बेंड कर रही है 20 डिग्री। ये 20 डिग्री सेल्सियस की जो आपकी आइसोथर्म है, यहाँ पे हमने देखा कि एकदम इतना स्टीप बेंड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कैनेडीज करंट है, तो इस वजह से कोल्ड करंट होने की वजह से इसको काफी इक्वेटर वर्ड्स बेंड होना पड़ेगा टू अचीव दिस काइंड ऑफ टेम्परेचर, राइट। और यहाँ पे भी देख लो ये वाली भी जो 15 डिग्री सेल्सियस की आइसोथर्म है वो भी देखो आपकी इक्वेटर वर्ड्स ही बेंड कर रही है ओशियन के ऊपर, तो और जैसे ही आप यहाँ पर आओगे ये अपने कॉन्टिनेंट पे आओगे तो ये पोलवर्ड बेंड कर जाएगी, ये 15 डिग्री सेल्सियस वाली। आई होप इट इज क्लियर। अब एक बार हम थ्योरी देख लेते हैं जहां पे हम आइसोथर्मल लाइंस आर more or less irregular in northern hemisphere due to the large extent of continent and more regular in the southern hemisphere due to the over dominance of oceans। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है कि ये काफी इरेगुलर सी हैं जो आइसोथर्म्स हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिनेंट ज्यादा होते हैं जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर में ओशन का ओवर डोमिनेंस है, इस वजह से आपको जो आइसोथर्म्स है वो मोर और लेस आपको पैरेलल दिख रही है, इसमें इतना ज्यादा मतलब वो नहीं दिख रहा आपको, डिफरेंस नहीं दिख रहा। आइसोथर्म्स जो होती हैं वो जनरली क्लोजली स्पेस्ड होती हैं, स्टीप टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वाइडली स्पेस्ड होती हैं साउदर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ पे देखो कितना क्लोजली स्पेस्ड है ये आइसोथर्म्स। ये जो क्लोजली स्पेस्ड है ये चीज क्या दिखा रही है, ये चीज बता रही है कि यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है वो काफी स्टीप है, जबकि यहाँ पे देखो वाइड है, ये जो ये कितनी वाइड है, और जबकि यहाँ पे कंपैरिजन में कितना कम है ना। तो यहाँ पे स्टीप ग्रेडियंट है, जबकि यहाँ पर आइसोथर्म्स के अंदर आप देखो तो काफी वाइड है, तो विच मींस देयर इज अ जेंटल ग्रेडियंट। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ईस्टर्न कोस्ट जो है दैट रिसीव स्टीपर टेम्परेचर ग्रेडियंट देन द वेस्टर्न कोस्ट। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पे आ जाओ भाई, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर देखो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप अगर देखो तो ईस्टर्न कोस्ट जो है वहां पर आपको स्टीपर ग्रेडियंट मिलेगा, दिख रहा है ना स्टीपर ग्रेडियंट, ये इस तरीके से स्टीपर ग्रेडियंट है कंपेयर टू द वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट यहाँ पे आपको मतलब कि जेंटल ग्रेडियंट मिलता है, रीजन है टेम्परेचर डिफरेंस को लेकर के है यहाँ पर, इस वजह से। और फिर मैंने ओशियनिक करंट्स का कारण भी आपको बता ही दिया है।
टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है वो ज्यादा प्रोनाउंस्ड होता है ड्यूरिंग विंटर देन समर। सीजनल जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर हम टेम्परेचर का देखें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर जुलाई एंड जनवरी आर द वार्मेस्ट एंड द कोल्डेस्ट मंथ। देखो, समर सोल्स्टाइस, ये समर सोल्स्टाइस है, ये विंटर सोल्स्टाइस है। समर सोल्स्टाइस हमें पता है जून के अंदर होता है, और जो विंटर सोल्स्टाइस है वो आपका दिसंबर के अंदर आता है, राइट। तो समर सोल्स्टाइस, विंटर सोल्स्टाइस हमें पता है, बट तो ये जो रीजन्स हैं, यानी कि जून के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव होता है, और दिसंबर के अंदर जो है वो आपका मिनिमम अमाउंट ऑफ इंसोलेशन मतलब कि रिसीव होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो। बट जो वार्मेस्ट और कोल्डेस्ट मंथ है, दैट इज नॉट जून एंड दिसंबर, दैट इज 1 मंथ अहेड ऑफ इट, यानी कि जनवरी, जुलाई और जनवरी जो है, जुलाई इज द वार्मेस्ट मंथ एंड जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर और सी जो है वो जुलाई के अंदर ज्यादा हॉट होता है, हॉटर होता है देन द जून। तो इस वजह से हम जो रिकॉर्ड करते हैं वो हम जुलाई और जनवरी को एज अ वार्मेस्ट एंड कोल्डेस्ट मंथ रिकॉर्ड करते हैं, जबकि सबसे ज्यादा इंसोलेशन जो है, मैक्सिमम इंसोलेशन, वो आपको जून और मतलब जून में मैक्सिमम इंसोलेशन और दिसंबर में मिनिमम इंसोलेशन रिसीव है। उल्टा है बिल्कुल साउदर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ पे हमने देखा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसके अंदर जुलाई जो है वो वार्मेस्ट होता है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में जुलाई कोल्डेस्ट होता है, जनवरी वार्मेस्ट होता है। मैक्सिमम टेम्परेचर जनवरी के अंदर है, जुलाई में वो हमेशा कॉन्टिनेंट पे ही रिकॉर्ड किया जाता है। रीजन हम जानते हैं कि लैंड जो है वहां पे ही सबसे ज्यादा हम मतलब कि मैक्सिमम टेम्परेचर हम रिकॉर्ड करते हैं। जनवरी आइसोथर्म, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। बेंट पोलवर्ड्स while passing through the warm portions of the ocean and bent equatorwards while passing through the cold portions of the ocean in northern hemisphere. This trend is opposite in July. जुलाई में ये ट्रेंड बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। क्लियर है? यहाँ पे हमने अच्छी तरीके से इस चीज को समझा है कि किस तरीके से वार्म पोर्शन से जाती हैं जो आइसोथर्म्स ओशन के वार्म पोर्शन से, तो वो पोलवर्ड्स बेंट हो जाती हैं, अदरवाइज इक्वेटर वर्ड बेंट हो जाती है। ठीक है। उसके अलावा जनवरी के अंदर स्टीप टेम्परेचर ग्रेडियंट देखा जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, व्हाइल देयर इज अ जेंटल ग्रेडियंट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। ये देखो, ये आपकी जनवरी आइसोथर्म है, ये भी हम देख चुके हैं। स्टीप टेम्परेचर ग्रेडियंट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, साउदर्न हेमिस्फीयर में जेंटल टेम्परेचर। So this is about horizontal distribution of temperature. इसके लिए रेफरेंस आप ये मैंने जो भी टॉपिक है ये कवर किया है, क्लाइमेटोलॉजी की बुक आती है प्रोफेसर सविंदर सिंह की, वहां से आप चाहें तो इसकी थ्योरी वहां से पढ़ सकते हैं, या फिर किसी भी और अच्छी मतलब ऑथेंटिक बुक से आप इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। आइसोथर्म्स के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस जो हैं नेट जेआरएफ के अंदर थोड़ा सा आपसे डेप्थ में कंसेप्चुअल क्लियरिटी को लेकर के पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि वो कि किस तरीके से बेंड हो रही हैं आइसोथर्म्स वगैरह। कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन डीएम मी एट माय टेलीग्राम चैनल। ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, यू वांटेड देन। और इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगी। तो this is all about this video lecture. I hope you've liked it. You have learned something new from it. And if this is so, then please do like it. Please don't forget to subscribe my channel, and do share it with your friends. See you in the next video. Till then, stay connected. Bye.